पृथ्वी पर जीवन कई अलग रूप और आकारों में है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान का जन्म पृथ्वी पर नहीं बल्कि यहाँ से 400 लाइट ईयर्स दूर हुआ हो? आज ज्यादातर वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि पृथ्वी के अब तक के इतिहास में 6 बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं। हमारी परंपराओं के मुताबिक हम सभी स्टार पीपल की संतान हैं। दुनिया भर के लोगों ने प्लेडियस की तरफ इशारा किया और उसे ही अपना असली घर बताया। अब एक नई खोज इस स्टार सिस्टम के साथ हमारा एक बड़ा टोकाने वाला रिश्ता जोड़ रही है। वो चीज शायद आई थी प्लेडियस स्टार क्लस्टर से। ये बड़ी हैरानी की बात है। ये स्टार पीपल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव थे और वो इस पृथ्वी के नहीं थे। इससे हमें ये पता चलता है कि आखिर परग्रही कहाँ से आते थे। वो आया करते थे प्लेयडीज से। अंतरिक्ष में एक दरवाजा ऐसा है जिसके उस पार सच छुपा है, पर उस पार जाने के लिए हमें मन में सवाल पैदा करने होंगे। सबूत बिखरे पड़े हैं, भविष्य हमारी आंखों के सामने है। हमारे अलावा और भी दुनिया है और हमेशा से रही है। मौगी हवाई 19 अक्टूबर 2017। हवाई यूनिवर्सिटी की हेलिकला ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल में घूमने वाली एक अनोखी चीज का पता लगाया। उन्होंने शुरुआत में उसे एक एस्टेरॉयड कहा, लेकिन बाद में हुई जांच के बाद रिसर्चर ने देखा कि वो चीज सूरज के करीब पहुंचने पर और तेजी से भागने लगती है। उसमें कॉमेट की खूबियां नजर आ रही थी। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि वो एक बिल्कुल नई चीज है, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। रिसर्चर्स ने उस इंटरस्टेलर मेहमान का नाम रखा ओमुमुआ। हवाईयन में इसका मतलब होता है दूर देश से सबसे पहले आया दूत। क्या ये कहा जा सकता है कि वो इंटरस्टेलर मेहमान असल में एक दूत था? उसे एक खास मिशन पर हमारे सौर मंडल में भेजा गया था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक अंदाजे के मुताबिक करीब 10 लाख करोड़ तारे हैं और उन सभी का अपना एक सौर मंडल है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स यही मानते रहे हैं कि किसी चीज का किसी और सौर मंडल से हमारे सौर मंडल में आ पाना असंभव ही है। जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो बहुत अहम हो या काफी उत्सुकता पैदा कर रही हो, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। हमने अपने सोलर सिस्टम में पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। हमारा अंदाजा था कि उसकी लंबाई करीब 800 मीटर या करीब आधा किलोमीटर थी। उसका आकार एक सिगार जैसा था। वो चीज बहुत तेजी से घूम रही थी और उसकी रफ्तार करीब 3,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो चीज किसी और सोलर सिस्टम से आई थी, इसलिए जाहिर है कि वो उस मटेरियल की नहीं थी जिससे हमारा स्टार सिस्टम बना था। यही बहुत बड़ी बात है कि हमने उसे देखा था। अब हम जानते हैं कि चीजें एक स्टार सिस्टम से दूसरे में जा सकती हैं। कई अलग अलग साइंटिस्ट ने उस डेटा को एनालाइज किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो ना तो एस्टेरॉयड था और ना ही कॉमेट। साइंटिफिक डेटा से तो यही लगता है कि वो असल में एक आर्टिफिशियल चीज थी। हम सभी के दिमाग में यही बात आ रही थी, जो शायद एक इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट थी। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने भी यही कहा। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर एवी लियोब ने कहा कि इस चीज को देखकर तो यही लगता है कि वो एक नई टेक्नोलॉजी के प्रोपल्शन पैटर्न्स पर काम कर रही है और हम अभी भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट ही कर रहे हैं। उसका नाम है सोलर सेल प्रोपल्शन। बड़े बड़े रिफ्लेक्टिव सेल्स सूरज की रोशनी लेकर एक यान को अंतरिक्ष के वैक्यूम में आगे बढ़ाते हैं। हम फोटोन सेल्स बना सकते हैं। इसके पीछे की सोच ये थी, एक ऐसा मटेरियल बनाना जो फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करे
और वो है लाइट। उसे डिप्लॉयड करने के बाद स्टार लाइट में उसे एक्सेलरेट किया जा सकता है और फिर वो चलता रहेगा। क्या उसी परग्रही टेक्नोलॉजी से ओumuamua चल रहा था? उसे देखकर यही सवाल उठता है कि क्या वो किसी टारगेटेड मिशन पर आया है या वो किस्म का प्रोब है जिसे जीवन की तलाश करने के लिए भेजा गया। जब इंसान चांद पर जाकर उसके ऊपर नहीं चला था, तब हमने भी चांद और उसके आसपास कई प्रोब्स भेजे थे ताकि उसकी जानकारी ले सकें। हो सकता है किसी और ग्रह की नासा जैसी किसी संस्था ने इसी मकसद से अपना एक प्रोब पृथ्वी पर भेज दिया हो। उस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी उसे सूरज के पार ले आई, जहां वो मुड़ा और फिर पृथ्वी की कक्षा के पैरेलल चलने लगा। हमारे सौर मंडल के बाहर जाने के पहले वो शायद पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच घूमता रहा था। जब ओumuamua यहाँ आया था तब कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया है। फिर 2018 में हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर ने उसके मूवमेंट को रिट्रेस करके बताया कि वो प्लेडीज से आया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसे प्लेडीज से भेजा गया हो? प्लेडीज, हम सभी ने प्लेडीज का नाम सुना है। उन्हें सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपकी निगाहें वाकई तेज हैं तो आप सर्दियों में आसमान में उन सातों को बहुत ही कॉम्पैक्ट कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं। मगर वहाँ उन सातों के अलावा और भी तारे हैं। असल में प्लेडीज में 3000 तारे हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स के लिए ये बात बड़ी उत्सुकता पैदा करने वाली है कि ओumuamua हमारे सौर मंडल में प्लेडीज स्टार क्लस्टर से आया था। प्लेडीज की चर्चा दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों में रचना की कहानियों में मिलती है और उन कहानियों में कहा गया है कि वहां से वो जीव पृथ्वी पर जीवन के बीज डालने आए थे। अगर हम प्लेडीज से जुड़ी दुनिया भर की माइथोलॉजीज को देखें तो साफ नजर आता है कि प्राचीन काल में भी उस स्टार क्लस्टर से जीव पृथ्वी पर आते थे। प्लेडीज एक स्टार क्लस्टर है। वो तारे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमटे हुए हैं। वो किसी कॉन्स्टलेशन से बिल्कुल अलग हैं, जिसमें तारे अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं और उनके बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा होती है। वो पृथ्वी से करीब 400 लाइट ईयर्स दूर टॉरस कॉन्स्टलेशन के करीब है और प्लेडीज की सबसे बड़ी पहचान है कि वो 7 बेहद चमकीले तारे हैं, मगर वहाँ असल में हजारों तारे हैं। प्राचीन लोगों के लिए ये विशाल स्टार क्लस्टर कितना अहम था, इसकी चर्चा सिर्फ उनकी रचना कहानियों में ही नहीं मिलती, बल्कि उनकी बनाई कई इमारतों के रुख में भी नजर आती है। इसके अलावा प्राचीन आर्ट वर्क और आर्टिफैक्ट्स में इन तारों को सम्मान दिया गया है और उनमें से एक तो करीब 18,000 साल पुराना है। दुनिया भर में हमें जगह जगह पर ऐसी प्राचीन इमारतें मिलती हैं जिनकी अलाइनमेंट्स प्लेडीज की तरफ है। ये आपको चाको कैनियन में मिल सकता है, मेसोअमेरिका में है और दुनिया के कई और हिस्सों में भी है। ये बात साफ है कि प्राचीन लोग प्लेडीज तारामंडल को अपने दौर में बनाई गई विशाल इमारतों से किसी न किसी तरह जुड़ते थे। प्लेडीज कॉन्स्टलेशन कई आर्टिफैक्ट्स में नजर आया है और उनमें से एक सुमेरियन टैबलेट रिलीफ में नजर आया है, जिसमें लग रहा है कि एक देवता प्लेडीज कॉन्स्टलेशन से आ रहे हैं। ऐसा ही एक और दिलचस्प आर्टिफैक्ट है 17वीं सेंचुरी में मिला नेवरा स्काई डिस्क, जिसमें प्लेडीज कॉन्स्टलेशन को दिखाया गया है। दुनिया भर में हमें सैकड़ों ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं जिनका वास्ता प्लेडीज से था। सिर्फ किसी एक कॉन्टिनेंट या किसी एक कल्चर में नहीं, बल्कि दुनिया के कई कॉन्टिनेंट ने कई कल्चर्स में। इन सब को देखकर मैं तो यही मानता हूँ कि पृथ्वी पर किसी के साथ कुछ हुआ था और उसका रिश्ता प्लेडीज से आए किसी जीव से था। शायद प्लेडीज का सबसे पुराना रेफरेंस फ्रांस की लेस्कोग्स केव में मिलता है, लेकिन ये सब हजारों साल पुराने हैं, उस वक्त के जब हमने लिखना भी शुरू नहीं किया था। 7 सितारों से मिलकर आसमान में प्लेडीज का स्टार क्लस्टर बना है और उन तारों को अक्सर इंसान के रूप में दिखाया जाता है। तो भारत में उन्हें 7 ऋषियों से जोड़ा गया है। ये 7 बड़े ही बुद्धिमान ऋषि थे जो आसमान में कहीं से इंसानों का भला करने के लिए पृथ्वी पर आए थे।
ग्रीक मैथोलॉजी में उन्हें 7 सिस्टर्स कहा गया है। एक सवाल तो बड़ा ही लाजमी है कि रात के आसमान में प्लेयडीज को इतनी आसानी से क्यों देखा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेयडीज ही वो जगह हो जहां से आसमान के देवता पृथ्वी पर आते थे? केपलर स्पेस टेलीस्कोप को प्लेडीज में कई ग्रहों के सबूत मिले हैं। केपलर ये देखता है कि किस तारे के सामने से रोशनी कम हुई है, क्योंकि उसके सामने से कोई ग्रह गुजरता है और वह असल में पृथ्वी की तरह अपनी ऑर्बिट में घूमता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा है कि प्लेडीज में भी कुछ तारों की रोशनी में कमी आती है, जो शायद उन ग्रहों की वजह से है। प्लेयडीज में हजारों तारे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक पृथ्वी जैसा ग्रह भी हो और वही हमारे उन परग्रही पूर्वजों का घर हो जहाँ से वो पृथ्वी पर आते थे? क्या ये कहा जा सकता है कि प्लेयडीज स्टार सिस्टम की वो जगह है जहाँ पृथ्वी पर रहने वाले जीवों ने मूल रूप से जन्म लिया था? और अगर ऐसा है तो क्या प्लेयडीज और उस अनोखे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बीच कोई रिश्ता है जो 2017 में हमारे सौर मंडल में आया था? शायद इस सवाल का जवाब उस संस्कृति की जांच पड़ताल से मिलेगा जो आज भी प्लेयडीज को अपना घर मानती है। ये तारे बेहद प्राचीन वक्त से ही इंसान को रात में चमकते तारों से दिलचस्पी रही है। तारे हमारी कहानियों का हिस्सा हैं और आत्मा की आखिरी मंजिल माने जाते हैं। देवताओं का घर हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि प्राचीन वक्त में इंसान इन आसमानी अजूबों के लिए इमारतें बनाता था। हमें हैरानी नहीं होती कि चाहे हम देखें स्टोनहेंज, पिरामिड या शायद नाज़का लाइंस को, सबसे यही साबित होता है कि प्राचीन वक्त के लोग आसमान में होने वाली घटनाओं को समझते थे और जानते थे कब वापस होंगी। स्टोनहेंज सही मायनों में एक प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। हाँ, वहां पर कुछ रीति रिवाज भी किए जाते होंगे, वहां पर धार्मिक काम भी किए जाते होंगे, लेकिन यह साफ है कि वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल काम भी होते थे। तारों को देखा जाता था वहां से। प्राचीन इंसान को आसमान में इतनी दिलचस्पी क्यों थी और उन्होंने तारों की जगह और उनकी चाल को देखने के लिए इतनी मेहनत से ये इमारतें और मंदिर क्यों बनाए थे? सिर्फ इसलिए कि किसानों को पता चले कि बीज कब बोने हैं, या शायद इन्हें बनाने की कोई और ज्यादा बड़ी और खास वजह थी? क्या जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, ये सब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के काम आने वाले किसी तरह के जीपीएस सिस्टम थे? जब हम दुनिया भर में बनी इन प्राचीन इमारतों, इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो पता चलता है कि उनमें से कई इमारतें एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बनाई गई थी। वो सूरज, ग्रहों या तारों की सीध में बने हैं और ऐसी कई सारी इमारतें मौजूद हैं। मोलुकाई हवाई, 25 जनवरी 2020। हवाई द्वीपों के मूल निवासी साल में एक बार मकाही की त्योहार मनाते हैं। 4 महीने के इस उत्सव के दौरान वो हवाई न्यू ईयर का जश्न मनाते हैं और आसमान में प्लेयडीज स्टार क्लस्टर के दोबारा नजर आने की खुशी मनाते हैं। बारिश और शांति के देवता लोलो को याद करते हैं जो अपनी नाव में पृथ्वी पर आए थे। इस उत्सव के दौरान कुमुलिपु गाया जाता है जो करीब 2000 लाइन्स का एक पवित्र मंत्र है और ये सदियों से सुना सुना कर एक से दूसरी पीढ़ी में जाता रहा है। इस मंत्र में बताया गया है कि इंसान की रचना किस तरह से हुई थी और ये 1100 पीढ़ियों तक पीछे जाता है, जो हमारी सभ्यता की शुरुआत तक की बात करता है। ये समय जश्न मनाने का होता है और लोग याद करते हैं कि हवाई के लोगों का रिश्ता प्लेयडीज स्टार सिस्टम से है, क्योंकि हवाइयंस का यह मानना है कि उनके पूर्वज ही सबसे पहले पृथ्वी पर आए थे।
प्लेडीज के साथ हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, मगर हम उसे कापोई कॉलोनी कहते हैं। आसमान में रहने वाले लोग हमारी परंपराओं के मुताबिक हम पिता आसमान और पृथ्वी माँ की संतान हैं। हम सभी उन स्टार पीपल की संतान हैं। हवाई में कुमुलिपो हवाइयंस का जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है, और ये शायद हजारों साल पहले के ना सही पर सदियों पहले की बात जरूर करता है। और हवाइयंस मानते हैं कि कुमुलिपो के मुताबिक असल में हवाइयंस के पूर्वज प्लियडीज के थे, इसलिए वो खुद को हाइब्रिड या पृथ्वी पर आए प्लेडियन विजिटर्स के जेनेटिक बीज मानते हैं। प्लेडीज वो पहले तारे हैं जिनकी चर्चा प्राचीन साहित्य में की गई है और कई संस्कृतियों की रचना की कहानियों में उनकी बड़ी अहम भूमिका है। और उनकी बात साइबेरियन, साउथ ईस्ट एशियंस, पैसिफिक आइलैंडर्स, ऑस्ट्रेलियंस और इंडिजिनस अमेरिकन्स करते हैं। पूरे पैसिफिक क्षेत्र, जापान और फिलीपींस में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें कहा गया है कि देवता प्लेडीज से आते थे, और माना जाता है कि जापान के सम्राट भी प्लेडीज से ही आए थे। चिरोकी खुद को मूल निवासी कहते हैं। हम मानते हैं कि हमें यहाँ लाया गया था, ग्रेट स्पिरिट्स ने हमें यहाँ छोड़ा था, और हमारा असली घर, हमारे पूर्वजों का निवास उसी स्टार सिस्टम में है। मायन लोग मानते थे कि उनके पूर्वजों का घर प्लेडीज पर था, और उनकी भाषा में उस स्टार सिस्टम को बीज कहा गया है। बीज जिससे चीजें उगती हैं या अंडे जिससे कोई चीज पैदा होती है, वो स्टार सिस्टम को अपनी सभ्यता के जन्म का स्रोत मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने इन स्काई हीरोज के बारे में जानते हैं। वो सितारों से आए थे। बुजुर्गों ने मुझे कई बार बताया है कि प्लेडीज वाले हमारे अपने लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं। समानताएं हैरान करने वाली हैं। हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों के साथ साथ उनकी रचना की कहानियों में इतनी समानताएं कैसे हैं, और वो सभी प्लेडीज से आने वाले जीवों से कैसे जुड़ी हैं। हवाई के मूल लोगों के मिथकों में से एक ये भी है कि प्लेडीज से पृथ्वी पर आए जीवों ने यहाँ लुप्त महाद्वीप लुमेरिया बसाया, जिसे मुंह भी कहते हैं। कुमुलिपो की रचना के बाद बहुत से लोग गायब हो गए थे। हम उन्हें मुंह कहते हैं, और बहुत से लोग उन्हें लुमेरियन कहते हैं, और जो लोग अंधेरे में थे उन्हें हम पो कहते हैं। एक जमाने में वो भी थे, मगर बाद में गायब हो गए, जैसे कोई शहर गायब हो जाता है। मुंह की धरती को लेमुरिया भी कहते हैं, और ये वही अटलांटिक जैसी एक ही लॉस्ट कॉन्टिनेंट की कहानी है, मगर ये कहानी पैसिफिक की है। वो एक बहुत ही शानदार संस्कृति और बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी कामयाबी वाली सभ्यता थी, मगर वो समुद्र में समा गई। हम इंसान देवताओं के बहुत करीब थे, और हम सभ्यता, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी उन्नति कर चुके थे, मगर सब खत्म हो गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लुमेरियन पर ही मानव सभ्यता का जन्म हुआ था। यही वो जगह है जहां से इंसान पैदा हुए थे। हवाई की मूल धर्म के बहुत से बुजुर्ग और पुजारी मानते हैं कि हवाइयंस असल में लेमुरियंस हैं। माना जाता है कि हवाईयन आइलैंड शुरुआत में लेमुरिया या मून नाम के एक बड़े ही शानदार कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जो पैसिफिक ओशन में था, और एक बहुत बड़ी विनाश लीला के बाद वो उसी महासागर में समा गया। ये बात भी प्लेडीज से जुड़ी है, क्योंकि माना जाता है कि प्लेडीज ने ही लेमुरिया बसाई थी। हवाई की लोक कथाओं में कहा गया है कि लुमेरिया समुद्र में समा गया, मगर कुछ एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स इससे भी ज्यादा अहम संभावना की बात करते हैं। आम धारणा तो यही है कि लेमुरिया एक वक्त पर पानी में डूब गया था, मगर मैं तो यही मानता हूँ कि लेमुरिया असल में जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो एक यान था जो समंदर में उतरा था और वो वहीं घूमता रहता था।
अपने प्रपल्शन से चलता रहता था। कोई ऐसा शख्स जिसे उस हाई टेक की जानकारी नहीं थी, और उसे तो यही लगेगा कि वो अचानक ही गायब हो गया या पानी में डूब गया, क्योंकि वो वहां दिख नहीं रहा था। ये भी टेक्नोलॉजी को ना समझ पाने की अच्छी खासी मिसाल है। क्या वो नहीं हो सकता था एंशिएंट लेमुरिया? क्या ये कहा जा सकता है कि लुमेरिया, जिसे नेटिव हवाइस ने एक हाई टेक्नोलॉजी की जगह कहा है, वो एक ऐसा टापू था जो मिट्टी या पत्थर का नहीं बल्कि धातु से बना था? क्या वो एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान था जो अंतरिक्ष में चला गया था और फिर प्लेडिस पर लौट गया? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, ऐसा ही हुआ था, और इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें इंसान के डीएनए में मिल सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन कई अलग रूप और आकारों में है। महासागर की अथाह गहराई से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों तक हर जगह जीवन पाया जा सकता है। लेकिन आज हम पृथ्वी पर जितने जीव देखते हैं वो उन प्रजातियों का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आज तक इस ग्रह के करोड़ों साल के इतिहास में मौजूद रही हैं। असल में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों में से 97% प्रजातियां आज खत्म हो चुकी हैं। एक प्राचीन सुमेरियन लेख में लिखा है कि वो मौसम को नियंत्रित किया करते थे, वो सूखे के हालात बना सकते थे, और उन्होंने ऐसा इंसानों के साथ किया। उनके अंदर तबाही की काबिलियत थी। तो क्या अब खत्म हो चुकी प्रजातियों को और बेहतर या शायद हुक्म मानने वाली ज्यादा पसंदीदा प्रजातियां बनाने के लिए खत्म किया गया था? क्या उनका मकसद यहाँ बस्तियां बसाना था या हमला? और अगर ऐसा था तो इतने बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी? आज ज्यादातर वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि पृथ्वी के अब तक के इतिहास में 6 बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं। इनमें से सबसे हाल ही में हुआ एक्सटिंक्शन इवेंट 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, जिसने डायनासोर्स का सफाया कर दिया था। पेलियोंटोलॉजिस्ट्स इन मास एक्सटिंक्शंस को प्राकृतिक कारणों से जोड़कर देखते हैं, जैसे मीटियोर का गिरना, बाढ़ आना या समुद्र के जल स्तर का कम होना। लेकिन एक और थियोरी का कहना है कि ये एक्सटिंक्शन प्राकृतिक कारणों से नहीं हुए थे, बल्कि इनके जिम्मेदार एलियंस थे। कुछ थियरीज के मुताबिक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसे हम स्केलर टेक्नोलॉजी कहते हैं। हम पानी पर एक खास जगह पर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस डालकर पानी को बहुत गर्म कर देते हैं और उससे तूफान आते हैं, और उस बीम के साथ एक रास्ता बनाकर आप तूफान का रास्ता तय कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, और ये सब काल्पनिक है, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो एक एलियन सभ्यता भी कह सकती है कि क्यों ना पृथ्वी पर एक आइस एज लाएं। उससे सभी डायनासोर्स तो मर जाएंगे, लेकिन उससे एलियंस के लिए पृथ्वी पर इंसानों को रखने की जगह बन जाएगी। क्या एलियंस पृथ्वी पर रहने के लिए आए थे? क्या उन्होंने, जैसा कुछ लोगों का मानना है, इसकी शुरुआत उन्होंने अपने जेनेटिक बच्चों से की? अगर ऐसा है तो इसके सबूत कहाँ हैं? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट उस रहस्य की तरफ इशारा करते हैं जो देवताओं के स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर इंसानों के साथ प्रजनन करने के बारे में बताता है। मूल अमेरिकी लोक कथाएं उन प्राणियों के बारे में बताती हैं जो पृथ्वी की महिलाओं के साथ स्टार पीपल के रूप में बच्चे पैदा करने स्वर्ग से नीचे आए थे। प्राचीन लेख ये बताते हैं कि हमारे अतीत में जो भी पृथ्वी पर आए वो देवता, तो उन्हें पृथ्वी की स्त्रियां बहुत सुंदर लगी। तो कई मौकों पर हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां उन्होंने पृथ्वी की
स्त्रियों के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। इसे गलती से दिव्य या पवित्र संबंध मान लिया गया, क्योंकि जो यहाँ आए थे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे। उनके बीच काफी संपर्क होता था, जैसे किसी अमेरिकन इंडियन स्टार हस्बैंड की कहानी में कोई औरत रात को सोने के लिए बाहर लेटती है और खुले आसमान में सितारों को देखते हुए ये सोचती है कि आसमान कितना खूबसूरत है और वो वहां जाना चाहती है, और अगली सुबह वो अपने आप को स्वर्ग में पाती है और वहां वो इंसानों या सुपरनैचुरल जीवों से मिलती हैं जो वहीं के हैं, और वो उस स्टार हस्बैंड की दुल्हन बन जाती है। ये स्टार पीपल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव थे और वो इस पृथ्वी के नहीं थे। वो यहाँ आए थे, वो सितारों से आए पूर्वज थे। नेटिव अमेरिकन माइथोलॉजी के मुताबिक इन एलियंस की पत्नियां गर्भवती हो जाती और उन बच्चों को जन्म देती जिन्हें स्टार चिल्ड्रन कहा जाता था। 6 साल की उम्र तक उनकी मां उनका पालन पोषण किया करती थी और उसके बाद वो अपने पिता के साथ रहने के लिए चले जाते थे। प्राचीन हिब्रू और जुडेओ क्रिश्चियन टेस्टामेंट्स में अंतरिक्ष से आए प्राणियों और इंसानों के बीच जिस्मानी संबंधों का जिक्र मिलता है, जिसे अक्सर सुडेपोग्राफ कहते हैं और कई लोग उसे एपोक्रिफा के नाम से भी जानते हैं। इन अनजान जीवों ने हमारे ग्रह की खूबसूरत जवान लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए, मगर फरिश्ते जिस्मानी रिश्ते कैसे बना सकते हैं? ये नामुमकिन है। हमारे विचार से, हमारी नजर में फरिश्ते तो आध्यात्मिक होते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसका शरीर हो और उसमें ऐसी ख्वाहिशें हों, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज इस बात को नहीं समझ सके और उन्हें लगा कि परग्रही जीव किसी तरह के देवता है। बाइबल के आज की बाइबल बनने से पहले और भी कई किताबें थी जो बाइबल का हिस्सा थी। बहुत सी किताबें थी, उन्हें उसने हटा दिया, जिसे काउंसिल ऑफ नाइसिया कहा जाता था, क्योंकि उन किताबों में बहुत ज्यादा जानकारी थी, खतरनाक जानकारी। सूडोएपिग्राफ ये वो किताबें हैं जिन्हें बाइबल में शामिल नहीं किया गया है। इनमें कई सारे किस्से हैं जहां इंसानों से मिलने वो जीव आते थे जो इस ग्रह के नहीं थे। जेनेसिस 6 में उन नजर रखने वालों का जिक्र है जिसमें उन्हीं के जैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर आए फरिश्ते औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। क्राइस्ट के गर्भ में आने की बात करें तो एक फरिश्ता होली मदर के पास आया, वर्जिन मैरी के पास, और उसने कहा कि उन्हें आशीर्वाद के रूप में ईश्वर का बेटा मिलेगा, और फिर वो गर्भवती हो गई। मैं मानना चाहता हूं कि जीसस एक बहुत आध्यात्मिक इंसान थे जो ऐसी बहुत सारी चीजों को समझते थे जिनके बारे में हमने अब भी जानना शुरू किया है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है कि वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो जो हमें कुछ सिखाने आए थे। वो दैवीय समझ कई मायनों में एकदम असली। इसे सीधे तौर पर कहा जाए तो जीसस असल में एक एलियन थे। जाहिर है इसका मतलब ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आप उन्हें ईश्वर का पुत्र भी कहें तो वो भी इस पृथ्वी के तो नहीं थे। न्यू टेस्टामेंट में एक जगह फरिश्तों की हकीकत बताई गई है, और चाहे वो जीसस के जन्म की बात हो या उनके दोबारा जिंदा होने की, इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें दूसरी दुनियाओं की दूसरी शक्तियों का हाथ होगा। देवताओं के इंसानों के साथ संभोग करने की कहानियां आपको ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से लेकर नेटिव अमेरिकन तक की लोक कथाओं में मिल जाएंगी। और चाइना में 5वीं शताब्दी बीसी के अंत में इस देश को 7 अलग राज्यों में बांट दिया गया था, जिसमें से हर एक हिस्से पर शक्तिशाली सेनापति राज करते थे जो ताकत और इलाके के लिए युद्ध किया करते थे। और सबसे पहले इसी उथल पुथल के दौरान हुआंगडी की कहानी सामने आई। देवताओं ने इंसानों के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया ताकि वो एक नई और महान नस्ल पैदा कर सकें जिस पर वो विश्वास कर सकें, उसे काबू कर सकें। मेरे ख्याल से लेजेंड्स और मिथ्स किसी असली चीज पर आधारित हैं,
हालांकि उन्हें रहस्यमय बना दिया गया है या बिगाड़ दिया गया है या कई मामलों में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, मगर मेरे हिसाब से इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर है। एक महान देवता जो ड्रैगन बन गया और वो नीचे एक पहाड़ी पर आया जहाँ एक कुंवारी लड़की फल इकट्ठा कर रही थी, और ये महान ड्रैगन उसके पास गया और आसमान में अंधेरा छा गया। वो किसी तूफान की तरह था। वो लड़की बहुत बुरी तरह से डर गई और वो बेहोश हो गई। और फिर जब वो वापस होश में आई तो सूरज चमक रहा था और वो ड्रैगन जा चुका था और वो गर्भवती हो चुकी थी। काफी हद तक वर्जिन मैरी और जीसस की कहानी की तरह ही हुआंगडी की कहानी में बताया है कि पृथ्वी की स्त्री उसे जन्म देगी। चीन का पहला महान सम्राट जिसने महान परिवर्तन के समय की शुरुआत की। नाप्टा प्लाया, इजिप्ट। कायरो से 800 किलोमीटर दूर इजिप्ट के न्यूबियन डेजर्ट में दुनिया में आज तक मिली सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स में से एक है। 1974 में आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेड वेंडॉर्फ इसे नजरअंदाज करने वाले थे, लेकिन फिर उन्हें इसके पत्थर के बने छोटे छोटे हिस्से दिखाई दिए। बाद में और जांच करने पर पता चला कि वो एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस लगभग 5000 साल ईसा पूर्व का था। इसका मतलब वो उसके जैसी ही दिखने वाली जगह स्टोन हेंज से लगभग 1000 साल पुराना था। वो बहुत कमाल की जगह है। वहाँ पर अजीब तरह के पत्थर लगे हुए हैं सर्कल्स में, और पत्थरों को बहुत ही अलग अलग शेप्स में रखा हुआ है जो कि बहुत ही अजीब दिखती हैं। जब वो एक एस्ट्रोनॉमर को वहां लाए तो उसने बताया कि ये एक रीति रिवाज करने वाली जगह थी जो कि एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक बनी थी। इस जगह की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इससे पता चलता है कि वो हजारों सालों से तारों को स्टडी कर रहे थे, और इतने लंबे वक्त तक तारों को स्टडी करने के लिए उन्हें वो चीज आती होगी जिसे हम आज प्रिसिशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि वो कोई सीधे साधे प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स नहीं थे, बल्कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी की काफी जानकारी थी। 1994 में नाप्टा प्लाया का रहस्य और भी गहरा हो गया जब रॉबर्ट बाउल ने इजिप्ट के गीजा प्लेटो पर हुई एक हैरत अंगेज खोज के बारे में सबको बताया। ग्रेट पिरामिड में 4 लंबे लंबे अंदरूनी शाफ्ट्स बने थे, सुरंगें बनी थीं। बवाल ने पता लगाया कि हर एक शाफ्ट आसमान के किसी एक तारे की सीध में बनी थी। इंजीनियर होने के नाते मैं जानता हूँ कि पिरामिड बनाना मुश्किल तो है ही, लेकिन इतनी सटीकता से पिरामिड बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। दक्षिणी सुरंगें ओरायन और सीरियस के बेल्ट की सीध में बनी थी, और उत्तर की सुरंगें सेकंड पोल स्टार्स की सीध में। ये भी बहुत दिलचस्प बात थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के हिसाब से हैरत अंगेज थी। हम एक संदेश को समझना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि ये धार्मिक संदेश है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल संदेश है। हमें बस इतना पता है कि हमारे पास जमीन पर एक ऐसे कॉन्स्टलेशन जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां हमें पता है कि तारों का जन्म हुआ था। बवाल ने यह भी साबित किया कि गीजा के 3 पिरामिड्स सटीक रूप से आसमान में ओरायंस बेल्ट कॉन्स्टलेशन के 3 तारों की जगह के मुताबिक बनाए गए थे। लेकिन इन सुरंगों की दिशा और पिरामिड्स को जिस तरह से बनाया गया था, आखिर उसके पीछे मकसद क्या था? सच में वहां पर तारे बनते हैं, और खुद इजिप्शियंस भी यही मानते थे कि उनके देवता आसमान से धरती पर आए थे। क्या 7000 साल पहले नाप्टा प्लाया बनाने वाले लोगों के पास फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की गहरी समझ और विकसित ज्ञान था? ऐसा ज्ञान जो हमारे बराबर का या हमसे भी बेहतर था? और वो ओरायन और सीरियस को स्टडी क्यों करते थे? या तो इसका मतलब ये था कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी की जानकारी थी, या ये उस जगह का रास्ता दिखाने के लिए बने थे जहां से ये परग्रही जीव यहां पर आए थे। लेकिन प्राचीन लोग ओरायन और सीरियस कॉन्स्टलेशंस पर ही इतना ध्यान क्यों देते थे? कुछ लोगों का मानना है कि इस बात का जवाब दुनिया के दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका में मिल सकता है।
प्राचीन लेखों, मिथकों और धर्मों में एक और चीज आम है, जो है किसी न किसी तरह की आपदा। अक्सर ये आपदा जबरदस्त बाढ़, आग या बाकी भयंकर आपदाओं के रूप में आती थी। हिब्रू बाइबल में उदाहरण के लिए ईश्वर ने इंसानों को अपने पापों और भ्रष्ट होने के लिए सजा दी। वो बेहद खतरनाक बाढ़ के रूप में अपनी सजा देता है, जो इस ग्रह पर रहने वाली हर जीवित चीज को खत्म कर सकती है, सिवाय नोआ के और उसका परिवार और वो जानवर जिसे उन्होंने अपने आर्क में शरण देकर बचाया था। कई प्राचीन लेखों में ऐसी कई कहानियां पाई जा सकती हैं। कभी पृथ्वी पर फलने फूलने वाले एज़टेक और मायन लोगों की मेसो अमेरिकन सभ्यताओं की बात ही कर लीजिए। साल 1500 एडी तक वो सब गायब हो चुके थे। लेकिन क्यों? क्या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आई थी, या इसके पीछे किसी और दुनिया से जुड़ी कोई वजह है? कई सारी सभ्यताओं की कई सारी लोक कथाओं में ये सोच जरूर शामिल है कि देवता किसी न किसी वक्त पर पृथ्वी पर आए थे। इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि ये स्पेस से आने वाले जीवों के बारे में सटीक तरह से बताया गया है। देवताओं का नहीं, बल्कि ऐसे प्राणी जो अतीत में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी पर पहुंचे होंगे, और या तो उन्होंने इंसान को बनाया, अपने साथ पृथ्वी पर संस्कृति लाए, सभ्यता लाए, और फिर किसी वजह से वो वापस चले गए। अक्सर इंसानों और देवताओं के बीच किसी न किसी तरह की अनबन की वजह से। लगभग 3000 सालों तक मायन सभ्यता के लोग सेंट्रल अमेरिका में रह रहे थे। उनकी कई बड़ी उपलब्धियों में से एक ये थी कि प्राचीन मायन लोगों ने एक जटिल और काफी सटीक कैलेंडर बनाया था। आज के विद्वानों के मुताबिक वो कैलेंडर 11 अगस्त 3114 साल ईसा पूर्व से शुरू होता है और उसकी कैलेंडर साइकिल लगभग 5000 सालों बाद 21 दिसंबर 2012 को खत्म होती है। लेकिन क्यों? क्या मायन लोगों को इंसानों के भविष्य के बारे में कुछ पता था? कुछ ऐसा जो हम भूल गए या नजरअंदाज कर रहे हैं? किसी समय पर एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना में उन सब का जैसे खात्मा हो गया। तब वो दुनिया जिसे वो जानते थे उसका अंत हो गया और टाइडल वेव्स ने सभी महाद्वीपों को डुबा दिया। इस ग्रह के कई हिस्से पानी में डूब गए थे और बड़े बड़े पत्थरों की इमारतें बनाना जो उस वक्त भी चल रहा था पूरी तरह रुक गया। और हम कुछ खास इलाकों में यही देखते हैं, जैसे पेरू में जहां ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को खोदा गया और कुछ हद तक वहां ले जाया गया जहां उनकी जरूरत थी, लेकिन फिर ये सब कामकाज अचानक ही रुक गए। आजकल मायन कैलेंडर में लिखी हुई बात कि ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है, तबाह होने वाली है, तो क्या हमारी धरती पर ऐसा कोई बहुत बड़ा हादसा हो रहा है या हुआ, या कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? ये सब देखकर तो यही लगता है कि मायंस जैसे प्राचीन लोग इन सारी बातों के साथ काफी घुले मिले हुए थे और उन्हें यूनिवर्स में होने वाली ऐसी घटनाओं की साइकिल्स की जानकारी थी जिसकी वजह से धरती पर बहुत बड़े बदलाव हो सकते थे, और उनके पास ऐसा विकसित ज्ञान था। ये आज हमारे लिए हैरानी की बात है। और उन्हें आखिर इस तरह का ज्ञान कहां से मिला? मुझे तो ये लगता है कि ये ज्ञान उन्हें परग्रही जीवों ने दिया था। अगर हम ये मान लें कि एलियन जीव मायन कैलेंडर को यहाँ छोड़ गए थे और वो हमें खबरदार करने के लिए बना कोई प्राचीन यंत्र है, तो क्या वो यहाँ और भी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स छोड़कर गए होंगे? अगर ऐसा है तो आखिर प्राचीन सभ्यताओं के लोग तारों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते थे? छोलुला मेक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बना हुआ है। ये 3000 साल से ज्यादा पुराना है और माना जाता है कि इसे बनाने में लगभग 1400 साल लग गए थे। इजिप्ट में बने ग्रेट पिरामिड की
वॉल्यूम सिर्फ 20.5 लाख क्यूबिक मीटर्स है। तो देखा जाए तो गीजा का ग्रेट पिरामिड उस चलूला पिरामिड से ज्यादा ऊंचा है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से चलूला पिरामिड हमारी धरती पर इंसानों का बनाया हुआ आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। भले ही उस पर पेड़ उगने की वजह से चलूला पिरामिड देखने में ज्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन ये इंसानों के हाथ से बनी दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी इमारत है। बल्कि चलूला पिरामिड की वॉल्यूम अगर देखें, मतलब पूरे पिरामिड कॉम्प्लेक्स की, तो वो 44.5 लाख क्यूबिक मीटर्स है। शुरुआत में इसे ईसा पूर्व की 3री सदी में ओलमेक्स में बनाया था। बाद में इसे टोल्टेक्स और एस्टेक्स ने अपना लिया और वो यहाँ पर धार्मिक काम करते और इंसानों की बलि देते थे। यहाँ उस जमाने में काफी खून खराबा हुआ था, लेकिन इस पिरामिड की गहरी जांच करने से ये भी पता चलता है कि यहाँ के प्राचीन लोगों को एस्ट्रोनॉमी की अच्छी खासी समझ थी। एस्टेक्स और प्राचीन इजिप्शियंस दोनों ने सोलर सिस्टम के ज्यादातर ग्रहों के बारे में यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स से हजारों सालों पहले पता लगा लिया था। मगर क्यों? और उससे भी बड़ी बात ये थी कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर और दुनिया के 2 अलग हिस्सों में थी। ये बात दिलचस्प है कि एज़टेक सभ्यता के लोग इसके बनने के बारे में क्या सोचते थे। वो ये नहीं मानते थे कि इसे इंसानों ने बनाया है, जैसा कि आज हम सब मानते हैं। प्राचीन एज़टेक कहानियों के मुताबिक चोलुला पिरामिड को ऐसे जीवों ने बनाया था जिन्हें वो लोग एक विशाल दानव कहते थे। हम एज़टेक कॉस्मोलॉजी को ध्यान से देखें तो उसमें आसमान में मौजूद अलग अलग चीजें इन विशाल दानवों की पहचान थी। खासकर उनके मुताबिक जिस दानव ने चोलुला पिरामिड बनाया था उसकी पहचान थी वीनस ग्रह। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट्स हमें ये बताते हैं कि दुनिया भर में फैली ये अलग अलग सभ्यताएं, चाहे वो अमेरिका की हो, पैसिफिक आइलैंड्स की हो, एशिया और अफ्रीका और यूरोप की हो, ये सब एक दूसरे से एकदम अलग अलग थीं और साउथ अमेरिका, इजिप्ट या दूसरी जगहों की प्राचीन सभ्यताओं का आपस में रिश्ता नहीं था। लेकिन देखा जाए तो सच्चाई इससे उल्टी ही लगती है। मुझे यकीन है कि ये सभी प्राचीन सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। लेकिन जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स कहते हैं, क्या सच में ये धार्मिक जगहें आपस में जुड़ी हुई थीं? अगर हाँ, तो क्यों? क्या ये एलियंस के धरती पर आने के सबूत हैं?